जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों देखिए, अध्याय 4 है हमारा। देखिए औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का युग पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए तो देखिए औद्योगिकरण क्या होता है दोस्तों, औद्योगिकरण कब से आया और यह क्या है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे आज इस वीडियो में दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल में अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहला और दूसरा और तीसरा पहले ही वीडियो बन चुके हैं और यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुके हैं। तो आप लोग अभी उसको नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आज हम चौथे पार्ट की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे औद्योगिकरण का युग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण युग हमारा क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पर औद्योगिकरण युग को चलिए शुरू करते हैं। देखिए जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ उसे औद्योगिकरण कहते हैं। मतलब समझे आप लोग, मतलब हाथ से निर्मित, मतलब हाथ से निर्मित जो कपड़े बनाते थे, स्वेटर बनाते थे, उन वस्तुओं को बनना कम हुई और फैक्ट्री मशीन तकनीकी का विकास हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण कहते हैं। किसको, जब पहले के जमाने में आप लोगों को पता होगा कि हाथ से निर्मित वस्तुएं बनती थी, स्वेटर बनाते थे हाथ से, लोग सभी वस्तुएं हाथ से ही बनते थे। और अब तो मशीनें ऐसे ऐसे आ गए हैं कि मशीन से कपड़े बन जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, औद्योगिकरण का युग। तो देखिए आगे हमारा देखिए आ जाता है, इसमें खेतिहर समाज औद्योगिकरण समाज में बदल गए। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ है। मतलब ये जो खेतिहर लोग थे, जो किसान लोग थे, वो औद्योगिकरण या औद्योगिक समाज में बदल गए। 1760 से लेकर 1840 तक युग के औद्योगिकरण युग को कहा जाता है। कब से कब तक कहा जाता है, 1760 ईस्वी से लेकर 1840 ईस्वी तक को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। आप लोग याद कर लेना। उसके बाद देखिए मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। मनुष्य के लिए ये एक छोटा सा खेल के जैसे हुआ जो तुरंत परिवर्तन हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पूर्व औद्योगिकरण क्या होता है। देखिए पूर्व औद्योगिकरण समझेंगे। देखिए यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। दूसरे रूप में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिक काल कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, पूर्व औद्योगिक काल किसे कहते हैं। यूरोप में औद्योगिकरण मतलब जो यूरोप में औद्योगिकरण आई उसके पहले के समय को, किसके, जैसे मान लीजिए 1700, मान लीजिए 1840 में, जैसे समझिए 1840 में औद्योगिकरण आया और इसके पहले जो 1820 है, 30 है, 1800 तक को हम क्या कहेंगे, औद्योगिक काल कहते हैं। तो ये हो जाएगा। दूसरे रूप में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले के पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए उसके बाद देखिए, इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर में व्यापारी खरीदते थे। मतलब इस अवधि में गांव में लोग हाथों से सामान को बनाते थे और शहर के व्यापारी लोग आकर उसे खरीदते थे। ये हुआ। उसके बाद चलिए समझते हैं आगे। देखिए आदि औद्योगिकरण क्या हो जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए दरअसल यूरोप में इंग्लैंड में फैक्ट्री की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होने लगा था। मतलब इंग्लैंड में और यूरोप में फैक्ट्री से पहले भी काफी पैमाने पर उत्पादन होने लगे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो इसलिए इसको बताया गया है। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, मतलब यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। जो लोग अपने हाथ से निर्मित वस्तुएं बना देते थे, ऐसा फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं हो पाता था। छोटे छोटे गांव में औद्योगिक पति आकर उनको काम देता था।
मतलब छोटे छोटे गांव में एक मुखिया होता है, औद्योगिक पति होता है, वो सभी लोगों को काम देता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को हम क्या कहेंगे? औद्योगिकरण कहते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। व्यापारियों को गांव पर ध्यान देने का कारण। व्यापारी लोग जो थे वो गांव पर ध्यान किस लिए ज्यादा देते थे? क्योंकि वहां पर देखिए क्या हुआ करता था, शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे। मतलब जो ट्रेड और क्राफ्ट लोग बहुत ही शक्तिशाली होते थे। ये लोग कौन थे? ये देखिए मैं बता दूं कौन थे। ये व्यापारी लोग थे। ट्रेड और क्राफ्ट गिल्डर्स कौन थे? व्यापारी थे। ये मतलब छोटे व्यापारियों को नीचे दबा देते थे। मतलब उनको कोई नए रोजगार नहीं, व्यवसाय नहीं करने का अनुमति देते थे और उनको नीचे की ओर दबाए रखते थे, इसलिए उनका काम धंधा नहीं चलता था। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? ट्रेड और क्राफ्ट कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चलिए, शहर में कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे। मतलब शहरों पर कीमतों पर, मतलब अपने पैसों पर, मतलब जितना ये कीमत लगाएंगे उसके अपना नियंत्रण रखते थे। इससे न कोई ज्यादा ले सकता है और ना ही इनसे कोई ज्यादा उलझ सकता है। तो ये हो सकता है। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। नए लोग जो आते थे उनको काम शुरू करने से रोकते थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था। मतलब भाई जो नया व्यापारी शहर में जाएगा उसको क्या होगा? मुश्किल हुआ करता था। इसलिए वे गांव की ओर मुंह करना पसंद करते थे। मतलब गांव की ओर इसीलिए वो जाना पसंद करते थे, गांव की खरीदारी करते थे। उसके बाद देखिए क्या हो जाता है दोस्तों। स्टेपलर ऐसा है। स्टेपलर क्या होता है देखिए। स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपलर करता है या छांटता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेपलर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है, मतलब ऊन को अलग करता है या ऊन को स्टेपलर करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेपलर कहते हैं। ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है देखिए, फूलर क्या है। फूलर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है। ऐसा व्यक्ति कौन? जो फुल करता है, यानी चट्टानों के सहारे कपड़ों को समेटता है। मतलब जो कपड़ा समेटता है या फिर उसे फुल करता है वो क्या कहेंगे? फुलर कहेंगे उसको। उसके बाद आगे आ जाता है देखिए, अभी आप लोगों को मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ देखिए, और पेपर नज़दीक आते ही आप लोगों को सभी सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, आप लोग तैयार कर लेना। और जो लोग 12th में पढ़ते हैं उनको भी बता दीजिए, इस चैनल में हमारे उनको भी तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कारखानों की शुरुआत। कारखानों की शुरुआत जो हुई थी वो कब से कब हुई थी दोस्तों? सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक बनना शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिरी तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह पर कारखाने दिखने लगे। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। 19वीं सदी के आखिर में कपास की भारी बढ़ोतरी हुई। मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक बनना शुरू हुए थे और 18वीं सदी तक, मतलब 18वीं सदी तक आखिरी तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह पर क्या हो गए थे? कारखाने दिखाई देने लगे थे। और इस नए युग का पहला प्रतीक क्या था? कपास था। हमारा पहला प्रतीक हमारा इसका कपास था। तो ये हो जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में कपास की भारी बढ़ोतरी हुई, मतलब बहुत खरीदारी हुई कपास की। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा कारखानों से लाभ। कारखानों से हमें लाभ क्या हुआ देखिए। कारखाने के खुलने से कई फायदे हुए। कारखाने के खुलने से हमारे कई फायदे हुए। कौन कौन फायदे हुए देखिए। श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई। मतलब श्रमिक लोग जो थे, किसान लोग थे, यानी जो काम करने वाले थे, जो बेरोजगार थे, उनको काम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद अब नई मशीनों की सहायता से प्रत्येक श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनने लगे। मतलब मशीनें आ गई तो लोग, जो श्रमिक लोग थे, अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन बनने लगे या उत्पादन करने लगे। उसके बाद देखिए
औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले किस कपड़ा से हुई थी? सूती कपड़ा से हुई। पहले के ज़माने में देखिए सूती कपड़ा ज़्यादातर चलते थे, अब आज भी चलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सब मशीनों से बनते हैं। तो ये पहले हाथ से बनते थे, फिर उसके बाद मशीन से भी बनने लगे, तो ये होगा। उसके बाद देखिए कारखानों कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया। मतलब कारखानों में जो श्रमिक लोग रहते थे, जो मजदूर लोग रहते थे, उन पे निगरानी भी कम रखना पड़ता था और उनसे काम लेना भी आसान हो गया था। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिक परिवर्तन मतलब औद्योगिक परिवर्तन में जो रफ्तार हुआ वो किस रफ्तार से हुआ? देखिए औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग के विकास नहीं था। कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा स्टील उद्योग में बदलाव काफी तेजी से हुए और यह ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। औद्योगिकरण से पहले दौर में 1840 के दशक तक सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, जैसे कि मतलब औद्योगिकरण में मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों का विकास नहीं हुआ, इससे कपास का, सूती वस्त्र का और लोहा एवं स्टील का भी तेजी से विकास हुआ, मतलब तेजी से बदलाव हुए। और ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। उद्योगीकरण के सबसे पहले दौर में 1840 के दशक सूती कपड़े आना स्टार्ट हो गए थे, सबसे इन्हीं का ज्यादा मतलब मान था। उसके बाद देखिए रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक हुआ। रेल का प्रसार कब हुआ था? 1840 दशक में हुआ था। और लोहा इस्पात में उद्योग तेजी से वृद्धि हुई, मतलब रेल की पटरियों में जो होता था, जो पटरी बनते थे उनमें देखते हैं आप लोग लोहा उसमें ज्यादा लगा रहता है, और ट्रेनों में वगैरह में भी लोहा ज्यादा लगा रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा वृद्धि हुई, मतलब ज्यादा इसकी मांग हुई। उसके बाद देखिए 1873 आते आते ब्रिटेन में लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। यह सूती कपड़े के निर्यात का 2 गुना था। मतलब सूती कपड़ा जो था इसका बिक्री मतलब इसकी कीमत मतलब गुना हो गई। मतलब सूती कपड़ा हम 100 रुपए में बेचते थे तो इसको हम 200 रुपए में बेचेंगे। ठीक है ना? इसका मतलब लोहे का मांग और इस्पात का मांग इतना अधिक हो गया था कि हम लोगों को इतना महंगा और भाई खरीदना भी पड़ता था, क्योंकि उसका ही काम लगता है। उसके लिए देखिए आगे आ जाता है हमारा, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? नए उद्योगपति जो आए वो पुराने की जगह मतलब क्यों नहीं ले सके? औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, उनकी संख्या कम थी। प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। मतलब प्रौद्योगिकी जो बदलाव हुआ करता था उनकी गति बहुत ही धीमी थी। कपड़ा उद्योग के एक गतिशील उद्योग था। कपड़ा उद्योग जो था उसका एक गतिशील उद्योग था, मतलब बहुत धीमे से चल रही थी। प्रौद्योगिकी काफी महंगी थी। प्रौद्योगिकी जो थी वो मतलब काफी महंगी बहुत थी, और उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उपयोग से पूरा होता था। मतलब कारखानों को जो बजाय वो गृह उपयोग से पूरा होता था। जो बड़ा भाग कारखानों की होता था वो गृह उपयोग से पूरा होता था। उसके बाद देखिए हाथ हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति क्या होगा? उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। उस जमाने में जो जब हाथ से लोग बिनते थे उस जमाने में श्रमिकों की कमी नहीं थी, इसलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक परिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए महंगी मशीनों की पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझा जाता था या समझते थे। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जैसे मतलब उस जमाने में मतलब पुराने जमाने में
श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक थी, मतलब कम नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोग जो थे श्रमिकों के किल्लता अधिक परिश्रमिक थे, मतलब बहुत मेहनती भी थे। और इसलिए महंगी मशीनों को, मतलब महंगी मशीनों में पैसा लगाना या पूंजी लगाना आप लोगों को समझ में आता है। तो देखिए, मतलब पूंजी लगाना मतलब पैसा लगाना की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना बेहतर समझते थे। मतलब मशीन में सोचते थे मशीन में जितना हम पैसा फंसाएंगे उतने में हमारा कितना कपड़ा तैयार हो जाएगा। इसीलिए वो हाथ से बने कपड़े को ज्यादा मतलब बेहतर समझते थे। उसके बाद देखिए, मशीन से बनी चीज एक ही जैसी होती थी, वह हाथ से बनी चीजों का गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जाहिर सी बात है भाई, मशीन से जो चीज बनेंगी वो एक ही तरह होगी, और हाथ से जो बनेंगी वो कई प्रकार की हो जाती थी। कोई कुछ बना दिया, कोई कुछ बना दिया, कोई कोई डिजाइन बना दिया, कोई कोई डिजाइन बना दिया। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे। उच्च लोग के लोग मतलब बड़े लोग जो थे वो हाथ से बनी हुई चीज को अधिक पसंद करते थे। लेकिन 19वीं सदी के अमेरिका में स्थिति कुछ अलग थी। वहाँ पर श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण ही एकमात्र रास्ता था। क्या मात्र था, मतलब वहाँ पर लोग कम ही थे। यहाँ पर अमेरिका के जो लोग थे वहाँ पर लोग कम थे, और उनका मशीनीकरण मतलब मशीन खरीदना ही एकमात्र रास्ता था। उसके बाद देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों के अपेक्षा हाथ के श्रम से अधिक पसंद क्यों करते थे? ब्रिटेन ब्रिटेन उद्योगपतियों के मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, मतलब मानव की कोई कमी नहीं थी, उनके कार्य करने के लिए कोई कमी नहीं थी। वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। मशीनों के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था, अधिक पूंजी लगानी पड़ती थी, इसलिए वो मशीन लगाना नहीं चाहते थे। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वह उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे। मतलब मौसमी उद्योग के लिए वो, जैसे स्वेटर ठंड के सीजन में पहना जाता है, इसीलिए श्रमिकों द्वारा हाथ से करवाना अच्छा समझते थे। मतलब हाथ से जो बनाते थे उनको अच्छा समझते थे। बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की मांग रहती थी, जो हाथ कौशल पर निर्भर थी। मतलब बाजार में जो अच्छे भाई, जाहिर सी बात है भाई, आप नए नए डिजाइन के लोग ज्यादा पसंद करते हैं कपड़े, नए नए हमेशा, मतलब आदमी बदल के पहनना चाहता है, मतलब इसकी मांग ज्यादा रहती थी नए नए डिजाइनों की। उसके बाद आ जाता था कि मजदूरों की जिंदगी में क्या चल रहा था। कुल मिलाकर मजदूरों के जीवन दयनीय था। मजदूरों का जीवन एकदम दयनीय हो गया था, लाचार हो गया था। श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी हुई। श्रम मतलब बहुत कम, फैक्ट्री या मशीनें आई तो बहुतायत की वजह से मतलब नौकरियों में भारी कमी आई। मशीन आ गई तो भाई 100 मजदूरों को काम एक मशीन कर दे रही थी, इसलिए नौकरी की भारी कमी होने लगी मजदूरों के लिए। नौकरी मिलने का संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। मतलब जो जान पहचान के लोग थे उनको नौकरी मिल जाती थी, और जो जान पहचान के लोग नहीं थे उनको नौकरी मिलना बहुत ही कठिन हो जाता था, बहुत ही मुश्किल हो जाता था, नौकरी उनको नहीं मिलती थी। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच बहुत ही समय तक खाली बैठना पड़ता था। मौसमी मतलब आप लोग समझ लें, जैसे ठंडी के सीजन में आप लोगों को स्वेटर बनाना था, इसलिए उनको बनवा लिया जाता था, और उनसे उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था। मतलब इसीलिए जो कमाए हैं उसको आप लोग साल भर बैठकर कैसे खा सकेंगे, इसलिए उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मजदूरों की आय की वास्तविक मूल्य में भारी कमी इसलिए गरीबी थी। मतलब आय जो उनका पैसा मिलता था, उनका वेतन मिलता था, उनका महीने का कार्य करने का पैसा मिलता था, उनकी वास्तविक मूल्य बहुत भारी कम थी। मतलब बहुत कम देते थे, इसलिए उनको गरीबी थी। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे
स्पिनिंग जैनिंग क्या है दोस्तों? स्पिनिंग जैनिंग हमारा क्या है देखिए, एक सूट काटने की मशीन जो जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1776 में बनाई गई थी। एक जूट काटने वाली मशीन, सूट काटने वाली मशीन थी जो जेम्स हारग्रीव्स द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1776 में बनाई गई थी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे कि सूट काटने वाली मशीन कब और किसने बनाई थी, तो आप लोगों को बताना होगा जेम्स हारग्रीव्स द्वारा यह 1776 ईस्वी में बनाई गई थी। आप लोगों को ये बताना होगा। उसके बाद देखिए इस स्पिनिंग जेनिंग मशीन का विरोध, ये मशीन का विरोध लोग करने लगे। और यह मशीन का विरोध क्यों करने लगे आइए बताते हैं। 19वीं सदी में के मध्य 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। मतलब शहर में जो आबादी थी उनका 10% ही गरीब हुआ करता था। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75 के बीच हो जाती थी। मतलब जो बेरोजगारी बढ़ती थी वो 35 से 75% के बीच हो जाती थी। मतलब जो जहाँ पर 10% था वहाँ पर 75% हो गई या 35% हो गई, तो कितनी दिक्कत होगी और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बेरोजगारी की आशंका के वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे। जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मशीनों पर हमला करने लगे। मतलब मशीनों पर इन्होंने क्या कर दिया, मजदूर लोग जो थे, बेरोजगार लोग थे, उस मशीन पर हमला कर दिया, ईंटा पत्थर चलाने लगे। उसके बाद देखिए 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। तब जाकर वहां पे लोगों को, मजदूरों के लिए वहां पर काम मिलना फिर से स्टार्ट हो गया दोस्तों। जब रेलवे बनी तो मजदूरों की संख्या को ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वहां पर फिर से रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया। उपनिवेशों में औद्योगिकरण आइए समझते हैं। देखिए आइए अब भारत में नजर डालें, उपनिवेश और औद्योगिकरण कैसे होता है। भारत में हमारे उपनिवेश और औद्योगिकरण कैसे होता है, चलिए देखते हैं। भारतीय कपड़े का युग आ जाता है। देखिए भारतीय कपड़े का युग, मशीन उद्योगों से पहले का युग देखिए। अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। किसका दबदबा था? रेशमी और सूती कपड़ों उत्पादों का ज्यादा दबदबा था। मतलब उन्हीं का लोग ज्यादा पहनते थे, उन्हीं का खींच ज्यादा थे, उन्हीं को ज्यादा खरीदते थे, इसलिए उनका दबदबा था। और उच्च किस्म का कपड़ा भारत में आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब के से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। कहाँ पर लेकर जाते थे? उच्च किस्म का कपड़ा, मतलब जो सूती कपड़ा था, आर्मीनियम, फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे लोग पहनने के लिए। उसके बाद सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। जो थे ये प्रमुख बंदरगाह थे। मतलब इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा था। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। बहुत सारे व्यापारी लोग जो थे इस नेटवर्क में शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर। मतलब जो खरीदते थे और जो बेचते थे, दो प्रकार के व्यापारी थे। मशीन उद्योगों के बाद का युग 1780 के बाद का युग, मतलब 1780 के बाद क्या हुआ? 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था। मतलब इनका जो नेटवर्क बना था वो क्या हुआ? टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी थी। यूरोप में जो कंपनी थी उनकी ताकत जो है वो बढ़ने लगी थी। उनका मतलब सामान ज्यादा बिकने लगा था।
सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। मतलब सूरत तथा हुगली जैसे पुराने मतलब फैक्ट्रियां कारखानों कमजोर पड़ गए। मुंबई तथा कोलकाता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। मुंबई और कोलकाता में एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे, नए फैक्ट्रिया के रूप में उभरी। व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाज के जरिए होता था। किसके जरिए? यूरोपीय जहाज, जो जहाज चलती थी उसके जरिए व्यापार होता था। शुरुआत में भारत में कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं थी। शुरुआत में जो भारत में कपड़ा की कमी कोई भी नहीं थी, कपड़ा के व्यापार करने के लिए कोई कमी नहीं थी। 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई। 18वीं सदी में यूरोप में भारतीय कपड़ों की अधिक मांग हुई, मतलब खरीदारी ज्यादा हुई। यूरोपीय कंपनियों के आने से बुनकरों का क्या हुआ? यूरोपीय कंपनी जब आई तो बुनकरों जो हाथ से बुनते थे उनको देखिए क्या हो गया। ईस्ट इंडिया द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे तथा वह मूल भाव करके सबसे अधिक दाम लेने वाले को अपना सामान बेचते थे। मतलब ईस्ट इंडिया द्वारा सत्ता के स्थापित करने से मतलब बुनकरों की बेहतर स्थिति में थी। पहले के मतलब जो इनका दबदबा चल रहा था वो खरीदारी के लिए, इनके खरीदारों की कमी नहीं थी तथा वह मूल भाव करके जो सबसे अधिक पैसा यानी धन देता था, जो सबसे अधिक पैसा देता था उन्हीं को ये अपना सामान बेचते थे, उन्हीं को भेज दे सकते थे। उसके बाद समझते हैं, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बुनकरों की स्थिति कैसे हो गई। ईस्ट इंडिया जब आई उनके बाद बुनकरों की स्थिति कैसे हो गई, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति 1760 के बाद की स्थिति 1760 के बाद की स्थिति हम समझेंगे। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया था, मतलब एक ही अधिकार पर चल रहा था। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों के प्रत्यक्ष नियंत्रण करते। जो दलाल लोग थे दलालों को खत्म कर दिया गया और प्रत्यक्ष बुनकरों के नियंत्रण करना शुरू कर दिया गया। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। बुनकर जो लोग थे वो अन्य लोग से खरीदारी नहीं कर सकते थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतन भोगी कर्मचारी का नियुक्त किया गया। बुनकर की निगरानी मतलब उनको देखभाल करने के लिए कि वो कहीं और तो नहीं कपड़ा को बेच रहे हैं, इनके लिए गुमास्ता नाम के वेतन भोगी को कर्मचारी का नियुक्त किया गया। बनकरों व गुमास्ता के बीच हमेशा टकराव रहता था, मतलब यहाँ पर बुनकरों के बीच हमेशा और गुमास्ता के बीच हमेशा टकराव रहता था। बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत कम थी। बुनकर लोग जो थे जो हाथ से बुनते थे उनको कंपनी से की तरफ से मिलने वाली कीमत यानी पैसा बहुत ही कम मिलता था। भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर आया तो क्या हुआ? 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत से कपड़ों का निर्यात में कमी आने लगी। 1811 से 1812 के भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 30% थी, जो 1850 से 51 आते आते यह 3% रह गई। कितना कम हुई? पहले देखिए 33% थी, अब 3% रह गई, तो कितना मजबूरियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के निर्याताओं के दबाव के कारण सरकार ने भी ब्रिटेन में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां बनने वाली वस्तुएं बिके। इंग्लैंड में जो बनती थी सिर्फ वहीं की वस्तुएं बिके। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह ब्रिटेन में बनी चीज भारत के को बेचे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यह बात पे दबाव डाला गया, क्यों कि वह भारत में
वह ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत में बेचे। फैक्ट्रियों का आना, भारत में कारखानों की शुरुआत। देखिए फैक्ट्री जब आई तो भारत में कारखानों की शुरुआत हुई। मुंबई में पहले सूती कपड़ा मिल 1854 से बना और उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हो गया। 1862 तक कर मिल शुरू हो गए। 1862 तक मतलब शुरू हो गए थे। देखिए इस बीच बंगाल में जूट मिल भी खुल गए। इस बीच जो हुए थे वो बंगाल में जूट मिल भी खुल गए। कानपुर में 1860 के दशक एल्गिन मिल की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? एल्गिन मिल की शुरुआत हुई। अहमदाबाद अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहले सूती मिल चालू हुआ। मतलब इसी वर्ष में अहमदाबाद में भी शुरू हो गई। मद्रास के पहले सूती मिल 1864 में उत्पादन शुरू हो चुका था। मजदूर कहाँ से आए? देखिए मजदूर कहाँ से आए, उसके बाद क्या हुआ, मजदूर कहाँ से आए? जब इतना सारा काम होने लगा तो मजदूर कहाँ से आने लगे? ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से ही आते थे, जैसे कि अधिकांश व किसान तथा कारीगर। जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था वो लोग शहर की ओर भागते थे। जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था वो शहर की ओर भागेंगे ही। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई की सूती कपड़ों के मिल के काम करने वाले ज्यादातर मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आते थे। कौन जिले से? रत्नागिरी जिले से आते थे। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा क्या हो गई थी? देखिए यहाँ पर समझेंगे। 1901 में भारतीय फैक्ट्री में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। कितने? 5,84,000 मजदूर काम करते थे। देखिए 1946 में यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। कितनी? 24,36,000 हो चुकी थी। ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे, मतलब हमेशा के लिए ज्यादातर रखे जाते थे कि बीच में छुट्टी कम मारे, क्योंकि फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे। मजदूर भी होशियार होते थे, फसलों की कटाई के समय गांव निकल जाते थे। नौकरी मिलना कठिन था, नौकरी मिलना भी कठिन हो गया था। जाबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित करता था। जाबर कौन है? अब इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए जाबर, ये जो था जाबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करता था, मतलब जो कहता था वही होता था। देखिए जाबर कौन है? जाबर कौन है दोस्तों? देखिए उद्योगपतियों ने मजदूरों के भर्ती के लिए जाबर रखा था, मतलब जाबर रखा था उद्योगपतियों मजदूरों की भर्ती के लिए। मतलब ये इसका काम क्या हुआ था, ये गांव से मजदूरों को लाता था, उनको विश्वास दिलाता था और काम करने के लिए काम दिलवाता था और रहने के लिए व्यवस्था करता था, रहने के लिए मदद करता था। जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, मतलब पुराना विश्वास, जिस पर विश्वास ज्यादा होता था मालिक को, उसी को जाबर कहा जाता था। वह गांव के लोगों को लाता था, यहाँ पर देखिए वो गांव के लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता था और शहर में बसने के लिए मदद देता था। जाबर मदद के बदले पैसों व तोहफों का मांग करने लगा। जो जाबर था, जो काम करने, जो भाई जो कमीशन खाने लगा, जैसे कि मजदूरों को काम में जैसे लगाने के लिए वो पैसा या तोहफा मांगने लगा। तोहफे मतलब कोई सामान को वो मांगने लगा और तभी से मजदूरों पर गड़बड़ी होने लगी। तो चलिए धन्यवाद। आशा है कि आप लोग यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखे होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, मतलब 5वें चैप्टर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।